हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज एक नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। दोस्तों ये सॉरी, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और फैक्ट वन लाइनर प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इससे अक्सर प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। आप देखिएगा, चाहे मध्य प्रदेश की जलवायु हो, खनिज संपदा हो, वनजीव हो, वन हो। पिछली बार एम पी सी एस में वन से संबंधित प्रश्न आया था। मेले हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश से पूछी जाती है और वो बहुत ही सिंपल और वन लाइनर ही होती है। तो ये जो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, ये एक लाइन वाले ही प्रश्न हैं जो कि आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये फैक्ट्स और लोगों तक जो है पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है, ठीक है। यह उष्णकटिबंधीय जो है जलवायु है। सॉरी, इससे संबंधित जो है ये प्रश्न आते ही आते हैं और पूछा भी जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की होती है। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। इस चीज़ को जो है विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। उष्णकटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कारक है प्रभावित करते हैं? समुद्र से दूरी। यहाँ पे बेसिक मतलब ये है कि अगर समुद्र के पास में होगा, ज़्यादा वृक्ष होंगे, वनों की सघनता ज़्यादा होगी, ठीक है, कर्क रेखा की निकटता होगी, जिससे क्या होता है कि जो वर्षा होती है, जैसे ज़्यादा वन होंगे तो क्या होगी, वर्षा ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ें कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं वर्षा को, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? समुद्र से दूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, इसके अलावा भी बहुत से राज्य हैं, उसमें से मध्य प्रदेश भी शामिल है जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है। तो समुद्र से ये उसकी दूरी है। भूमध्य रेखा से दूरी जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, घनों की वनों की सघनता, पवनों की दिशा, कर्क रेखा या पर्वतों की स्थिति, ये जो है मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले इतने कारक हैं। यानी 7 कारक जो है मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब इसमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की जलवायु कौन से कारक है जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए। मालवा के पठार की जलवायु सम जलवायु है। ध्यान रखिए, जो मालवा का पठार है उसकी जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? सम जलवायु है। सम जलवायु का मतलब न ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, जैसा कि और दूसरे क्षेत्र में हम देखते हैं खासकर उत्तर भारत में। जो फायान था, उसने फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि किस इतिहासकार ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, उच्च कोटि जलवायु कहा है? तो फहायान था, ठीक है। ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि किसके शासन काल में भारत आया था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इतिहास की दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? जैसे मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु हो गई और शरद ऋतु, ठंड वाली ऋतु हो गई। इसमें मध्य प्रदेश को एक अलग कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है, ठीक है। जैसे वर्षा ऋतु क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु को कहा जाता है चौमासा। उसी प्रकार जो है ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूनाला कहा जाता है किसको? वर्षा ऋतु को, सॉरी, ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है यूनाला। शिवपुरी में न्यूनतम तापमान पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा, अगर सबसे कम जो तापमान की हम बात करें तो सबसे कम तापमान पाया जाता है शिवपुरी में, ठीक है। शिवपुरी में। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जो दर्ज किया गया है वो खजुराहो में किया गया है, इसके बाद गंजबा सौदा में किया गया है। लेकिन इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि औसत तापमान जो है मध्य प्रदेश का कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो ग्वालियर में पाया जाता है, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो प्रदेश में सर्वाधिक जो तापमान है वो खजुराहो में पाया जाता है 49.2%, और गंज बासौदा जो कि विदिशा से लगा हुआ है उसका जो तापमान है वो 48.9% है, ठीक है। और औसत तापमान ग्वालियर का सर्वाधिक है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक तापमान मई माह में और न्यूनतम तापमान जनवरी में पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम तापमान मई माह में, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी मई में पड़ती है और सबसे कम जो है गर्मी या ठंड पड़ती है कब पाया जाता है? जनवरी में। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो वर्षा ऋतु होती है, जैसे अभी हमने बात की ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु को चौमासा
कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, ये प्रश्न एमपीपीएससी से पूछा गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा है? तो दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो केरल वाला मानसून है, जो जून में आता है, उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है और उसमें ही सर्वाधिक वर्षा होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम को अब थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिएगा, मैं एक जरा छोटा सा मैप बना रहा हूँ। ऐसा कुछ अपना मान लीजिए, ऐसा कुछ अपना मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम पूर्व से यानी इस साइड से हम पश्चिम को जाते जाते हैं, वर्षा की जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है, यानी वर्षा कम होती जाती है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा बारिश कम होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक वर्षा होती है। ध्यान रख लीजिएगा, प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेगा। इसके अलावा आप बहुत जितने मध्य प्रदेश में एग्जाम होते हैं, वर्षा ऋतु में ऋतु को चौमासा कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो जितने प्रश्न मैं यहाँ पे आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक से दो बार आप पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे व्यापम का कोई एग्जाम हो, कांस्टेबल पुलिस का या एमपीपीसीएस का, फॉरेस्ट का, सभी के लिए जो ये कारगर है, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। प्रदेश में बंगाल खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, ठीक है। बंगाल खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी में, 199 सेंटीमीटर, 199 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में। अब उसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? जो सतपुड़ा का क्षेत्र है, यहाँ बहुत वर्षा होती है, बहुत घने जंगल हैं, ठीक है। मंडला, बालाघाट, यहाँ सर्वाधिक जो है वर्षा होती है। इसके बाद जो है न्यूनतम वर्षा मध्य प्रदेश के भिंड में होती है। सबसे कम जो है वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है भिंड में। अब भिंड कहाँ है? भिंड, मुरैना, जो पूर्वोत्तर जो उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ठीक है, उत्तर क्षेत्र है, उसमें भिंड मुरैना जिले में सबसे कम वर्षा होती है। उसमें गोहद तहसील है, वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। अब जैसे हमने बात की थी कि ग्रीष्म ऋतु को क्या यूनाला कहा जाता है, शीत ऋतु को चौमासा कहा जाता है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को यूनाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनाला। महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को यूनाला कहा जाता है, ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, बस ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी शरद ऋतु चल रहा है, यानी सर्दी का ऋतु चल रहा है, तो उसमें जो है पश्चिमी विक्षोभ, अभी जो वर्षा हुई है जिसमें अभी ठंड बढ़ी है, वो उसे मावठ कहा जाता है। वो बेसिकली पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है। दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है वो जम्मू कश्मीर साइड में उसमें वर्षा होती है तो बूंदे के फॉर्म में नहीं होती, बल्कि वो बर्फ़ के फॉर्म में होती है, और हम अक्सर देखते हैं कि हाँ बर्फ़ गिर रही है। उसी प्रकार बूंदे के रूप में वर्षा होती है हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में, जहाँ जो कि गेहूं की फसल के लिए अच्छी होती है। वही थोड़ा सा वर्षा का जो क्षेत्र आ जाता है मध्य प्रदेश में भी, उसी वर्षा को मावठ कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है तो जम्मू एंड कश्मीर में सेब की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ क्या होती है? वो बर्फ़ के फॉर्म में गिरती है, ठीक है। बर्फ़ की जो बारिश होती है। और हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता है? उस बूंदे के रूप में बारिश होती है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। और पश्चिमी विक्षोभ, वही विक्षोभ का तो कुछ असर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसे ही मावठ कहा जाता है। तो ये वर्षा बेसिकली ठंड, यहाँ इसकी वजह से ठंड भी बढ़ती है, लेकिन वो जो वर्षा होती है गेहूँ की फसल के लिए बहुत जो है कारगर होती है, बहुत लाभकारी होती है। इसके पीछे एक चीज़ और है कि क्योंकि रबी की फसल जो है इसी सीजन में बोई जाती है, ठंड में बोई जाती है। अब रबी की फसल कौन कौन सी होती है? तो हम फसलें जब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तो उसमें हम बात करेंगे, लेकिन अभी देख लिए गेहूँ, अक्सर जो है गेहूँ इस समय पे बोया जाता है, ठीक है। तो ये रबी की फसल हो गई। चना है, वो भी रबी की फसल है। हाँ, तो हम यहाँ पे जलवायु की बात कर रहे थे, तो जो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है। पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के, हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, ठीक है। दो शाखा से होती है, बंगाल खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा से, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वाधिक वर्षा होती है। अब मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। शुरुआत करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर हम बात करते हैं। तो पहले रतलाम आएगा, उज्जैन, आगर मालवा, पहले शाजापुर था पर अब अलग हो गया, आगर मालवा हो गया,
अशोकनगर राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, ये 14 जिलों से मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा गुजरती है। किस नदी के समांतर गुजरती है जाती है दोस्तों? नर्मदा नदी के समांतर जाती है। ये कर्क रेखा देखिए ऐसे जाती है और नर्मदा नदी ऐसे आती है, तो दोनों हुए हुए ना पैरेलल, तो इस तरह से जो है गुजरती है। 82 यानी 82.5 पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के पूर्वी जिला सिंगरौली से गुजरता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ दो प्रश्न बने, एक तो देशांतर पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश से किस जिले से गुजरते तो पूर्वी जिला, और दूसरा प्रश्न हुआ कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली है। एक प्रश्न पूछा जा चुका है, भारत की दृष्टि से ही प्रश्न पूछा जा चुका है, एमपीपीसीएस में पूछा गया कि भारत का पूर्वीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अब हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। और पश्चिमी जिला है झाबुआ। इसे बिल्कुल भी जो है वो मत सोचिएगा, एकदम बिल्कुल झाबुआ। ठीक है, दो हो गए, कौन से? पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु को 11 भागों में क्षेत्र में बांटा गया है। जलवायु का औसत रूप से सर्वाधिक गर्म जिला ग्वालियर है। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। कोप अब ये तीन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों प्रश्न को जो है अक्सर प्रश्न आते हैं, आया भी हुआ है। पहला प्रश्न है कोपेन के अनुसार, ये वैज्ञानिक है, के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में बांटा। कोपेन जो है उन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में बांटा, और AR सुब्रमण्यम तथा TR मन्ना नारायण ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर प्रदेश को तीन भागों में बांटा। यानी कोपेन ने दो भागों में और AR सुब्रमण्यम तथा T रमन्ना ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर तीन भागों में बांटा। वहीं वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थर्नवेट ने मध्य प्रदेश की जलवायु को तीन भागों में बांटा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं, दक्षिण पश्चिम मानसून तो होती है पर इसकी दो शाखा हैं, एक अरब शाखा और बंगाली खाड़ी, दोनों शाखाओं से होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का एक औसत वर्षा, सर्वाधिक वर्षा तो पचमढ़ी में हो गई 199 सेंटीमीटर, पर एक औसत वर्षा है 1000 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के गांव की क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो सतना जिला है उसके गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। सॉरी दोस्तों। तो जो मध्य प्रदेश है उसका सतना जिला है, उसकी जो है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के रूप में जो है उसको शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के आधार पर प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है ऋतु के आधार पर। ठीक है, उत्तर का मैदान मध्य प्रदेश के आधार पर प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। उत्तर का मैदान, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे। तो मध्य प्रदेश को जो है चार भागों में बांटा गया है। कैसे? उत्तर का मैदान में, उत्तर का मैदान जो है, उत्तर का मैदान कौन सा क्षेत्र होगा दोस्तों? जो ग्वालियर वाला क्षेत्र, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला क्षेत्र को जो है उस ऋतु में गर्मी में अधिक गर्मी पड़ेगी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ेगी। दोस्तों आप अगर गर्मी में चले गए बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे सर्वाधिक जो गर्मी वाला क्षेत्र है वही क्षेत्र है। ठीक है, ग्वालियर। विंध्याचल वाला क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ेगी लेकिन शीत ऋतु में साधारण जो है वातावरण रहेगा। नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र कर्क रेखा के समांतर गुजरती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। कर्क रेखा गुजरती है इसलिए गर्मी में अधिक गर्मी पड़ेगी पर शीत ऋतु क्या है? साधारण रहेगी। इसके बाद मालवा का पठार समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंड पड़ती है। ये देखिए डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा हम समझते हैं। देखेंगे आप कि उत्तर का मैदान में महाद्वीपीय जलवायु पाती है, गर्मी में अधिक गर्मी, ठंड में अधिक ठंड। फिर इसके बाद विंध्याचल वाली देखेंगे पहाड़ी, तो सम जलवायु, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड पड़ती है। नर्मदा मालवा का ये क्षेत्र, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। विंध्याचल में क्या होता है कि गर्मी साधारण पड़ती है लेकिन ठंड थोड़ा सा पड़ती है। ठीक है, नर्मदा घाटी में अधिक गर्मी पड़ती है और समान ठंड पड़ती है। रीजन की कर्क रेखा समांतर गुजरती है उस क्षेत्र में, थोड़ा सा गर्मी उधर पड़ती है। दोस्तों इस तरह से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा।
एक से दो प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर जो है कोपेन ने, जिन्होंने दो भागों में जलवायु को बांटा, और रमन्ना और सुब्रमण्यम ने तीन भागों में, और थर्नवेट में भी ने भी तीन भागों में बांटा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद जो फहान थे, जो इतिहासकार, वो उन्होंने मालवा की जलवायु को मतलब सबसे अच्छी जलवायु कहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों पढ़ते रहिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के अगर आप एक पेपर देखेंगे तो देखेंगे कि ये इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो अब आप भविष्य में जो है ये प्रश्न आ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।